दहलेगा तुर्की? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? दरअसल सीरिया में अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पूर्वी सीरिया में अमेरिका ने 2000 सैनिकों को भेजकर तुर्की की टेंशन कई गुना यहां पर बढ़ा दी है। वहीं बशर अल असद का तख्ता पलट करने वाले कमांडर जुलानी से भी अमेरिका ने संपर्क साधा है। अमेरिका के राजनयिकों का एक ग्रुप दमिश्क में है। अमेरिका ने कुछ शर्तों के साथ कमांडर जुलानी से एक बहुत बड़ी डील कर डाली है और इस डील से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अब भड़क उठे हैं। पहले इजरायल ने सीरिया में घुसकर बेहिसाब मार, अब अमेरिका मरते दम तक मारेगा। अमेरिका ने सीरिया में अपनी सैन्य तैनाती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुपर पावर ने जुलानी के गढ़ में महाविस्फोटक हथियारों को तैनात कर रखा है। अमेरिका के जंगी जेट, अमेरिका की महाविनाशकारी मिसाइलें, सुपर पावर के हथियार ऐसा बारूदी प्रलय लाने जा रहे हैं जिससे सीरिया के सभी विद्रोही लड़ाकों का सर्वनाश तय है। यानी अब तक युद्ध ट्रेलर में दिखा है, असल लड़ाई अब शुरू हो रही है, जिसमें अमेरिका दोगुनी ताकत से दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है। मगर सीरिया के बारूदी बैटल ग्राउंड में सुपर पावर का टारगेट कौन है? क्या सीरिया में अमेरिका कमांडर जुलानी को सबक सिखाने आया है? क्या अमेरिका सीरिया को तुर्की के चंगुल से निकालने उतर आया है? क्या सुपर पावर ने इजरायल का साथ देने के लिए सीरिया में मिलिट्री की पावर को डबल किया है? क्या अमेरिका कुर्द फाइटर के सपोर्ट के लिए युद्ध में उतर आया है? अमेरिका का मकसद कमांडर जुलानी को अपने खेमे में लेने का है। मिडिल ईस्ट से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लेटेस्ट अपडेट में यह बताया है कि सीरिया में अमेरिका दबदबा बढ़ाने जा रहा है। ब्लिंकन ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने सीरिया में सैनिकों की तैनाती दोगुनी कर दी है। यह सैन्य तैनाती बशर अल असद के तख्ता पलट के वक्त से बढ़ाई जा रही थी। हालांकि पेंटागन ने इसकी डिटेल अब जारी की है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी है। पहले सीरिया में अमेरिका के सैनिकों की संख्या 900 थी, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से सीरिया पर 24 घंटे निगरानी भी रखी जा रही है। Obviously, given the current situation in Syria, just very recently, I was made aware of the fact that, hey, maybe there's more forces than just a small number, or what would normally be considered, around the 900 range. So we asked to look into it, got those numbers today, significantly higher than 900. अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर शायद रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। सुपर पावर बार बार तुर्की के मंसूबे पर शक जता रहा है। नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी एर्दोआन की सीरिया पॉलिसी को पूरे खाड़ी देशों के लिए खतरनाक माना है। It's a very challenging issue. There are long-standing tensions between Turkey and these groups, and so it is not an easy path forward, but it is certainly one that we're pursuing. सीरिया में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की सभी कोशिशें शुरू कर चुका है। अल कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए सुपर पावर ने कमांडर जुलानी को अपने खेमे में लाने का जोखिम भी मोल लिया है। कमांडर जुलानी की लीडरशिप में बनने वाली नई सरकार से अमेरिका ने बातचीत का मूड बना लिया है। अमेरिका ने सीरिया में अपना डेलीगेशन भेजा है। अमेरिकी राजनयिकों का पहला ग्रुप दमिश्क में है, जो देश के नए नेताओं के साथ बातचीत करेगा और अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस के ठिकानों का पता लगाएगा। अमेरिका ने बताया है कि विदेश मंत्रालय की सहायक सचिव बारबरा लीव और सीरिया में विशेष राजदूत रहे डेनियल रेबेस्टिन अंतरिम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका कुछ शर्तें पूरी करने पर कमांडर जुलानी की नई सरकार को मान्यता देने के सिग्नल दिए हैं। अमेरिका की शर्तों में गैर सांप्रदायिक नेतृत्व का गठन, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का सम्मान और रासायनिक हथियारों का खात्मा शामिल है।
अमेरिका की टेंशन ये है कि सीरिया में उसके दुश्मन फायदा उठाएं, उससे पहले सुपर पावर सारे मोहरे बिछा ले। अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सीरिया में दिलचस्पी ने अलर्ट कर दिया है। मिस्र भी सीरिया में इजरायल के खिलाफ बयानबाजी कर अमेरिका को परेशान कर रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह ने इजरायल के हमलों और कब्जे का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। انتهاكا صارخا لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية مؤخرا وشن اعتداءات على الأراضي السورية وإعلانها من طرف واحد عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتدين مصر بأشد العبارات تلك الممارسات وتؤكد دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. सीरिया वर्ल्ड वॉर का एपी सेंटर बनता जा रहा है। एर्दोआन ने कुर्द लड़ाकों का खतरा बताकर पहले ही सीरिया में सैन्य तैनाती कर ली है। तुर्की समर्थित सीरियाई लड़ाकों और हयात तहरीर अल शाम ग्रुप ने कुर्द इलाके पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका की टेंशन सीरिया की जेलों से रिहा हुए वो खूंखार लड़ाके भी हैं जिन्हें बशर ने लंबे वक्त तक कैदी बनाकर रखा था। कमांडर जुलानी ने बड़े स्तर पर जेलों में बंद फाइटर को आजाद कर खत्म हो चुके कई टेरर ग्रुप में जान फूंक दी। There are a number of groups who are operating on the ground in Syria now who are combing through former prisons, former detention sites, gathering as much information as possible. They are providing that information to us and we are chasing down every lead, but I don't have any update. विद्रोहियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इजरायल को शह दे रखी है। नेतन्याहू आर्मी सीरिया में हर गुजरते दिन के साथ आगे ही बढ़ती जा रही है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बुधवार 18 दिसंबर को सीरियाई सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि सीरिया के कुनेत्रा सूबे की सभी रणनीतिक पहाड़ियों और सैन्य चौकियों पर इजरायल ने सैनिकों की तैनाती कर ली है। इजरायल आर्मी ने बॉर्डर पर अल्फा लाइन को पार करने के बाद बफर जोन और हरमोन पहाड़ पहले ही जीत लिया था। स्पुतनिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल ने कुनेत्रा के 95% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वहीं हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मायादीन ने दावा किया कि इजरायली सेना का सीरिया के लगभग 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। सीरिया में इजरायल को मिल रही कामयाबी के पीछे बशर अल असद के दिए सीक्रेट्स को माना जा रहा है। तुर्की के अखबार हुर्रियत ने सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि बशर अल असद ने रूस भागने से पहले इजरायल से बड़ी डील कर ली थी। डील के बदले में बशर को आसानी से रूस भागने में इजरायल ने कोई अड़चन नहीं डाली। वहीं नेतन्याहू को इसके एवज में सीरिया में हथियार डिपो, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों की करेक्ट लोकेशन की जानकारी दी गई। जैसे ही बशर अल असद ने सीरिया छोड़ा, इजरायल ने सीरिया के सभी हथियारों को बम बरसाकर बर्बाद कर दिया। इजरायल सीरिया में हिजबुल्लाह को मार रहा है। अमेरिका के निशाने पर ISIS टेरर ग्रुप है। तुर्की को कुर्दों को मारना है। मतलब सीरिया में सबके अलग अलग दुश्मन हैं, जिसमें कॉमन है तो सिर्फ एक कमांडर जुलानी, जिसे अपने पाले में लेने के लिए सभी महाशक्तियां जुटी हैं। कमांडर जुलानी सीरिया का गेम चेंजर बन चुका है। 12 दिन में बशर अल असद की पुश्तैनी हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले कमांडर जुलानी के अमेरिका की दोस्ती को कबूल करने में फायदे ही फायदे देख रहा है। कमांडर जुलानी को तुर्की खेमे से तोड़कर अमेरिका एर्दोआन के सारे प्लान को फ्लॉप कर सकता है। हालांकि एर्दोआन इतनी जल्दी हार मानेंगे ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। यानी सीरिया की आग अभी कई मुल्कों की तबाही का सबब बन सकती है। अमेरिका में 20 जनवरी को रिलीज होने वाली पिक्चर का ट्रेलर सामने आ गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल कल तक यूक्रेन को खंडर बना देने की कसम खाने वाले व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन से समझौते को तैयार हो गए हैं। वहीं जेलेंस्की पुतिन से लड़ने के लिए हथियारों की मांग को लेकर यूरोपियन काउंसिल तक पहुंच गए हैं। तो क्या जेलेंस्की भी समझ चुके हैं कि 20 जनवरी के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? एक फोन कॉल और पुतिन ने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन को खंड खंड करने का दावा करने वाले पुतिन
ज़ेलेंस्की के मुल्क को जला देने वाले पुतिन अब बदल गए हैं। पुतिन अब समझौते की बात करने लगे हैं। पुतिन अब ज़ेलेंस्की से बात करना चाहते हैं। पुतिन अब ट्रंप के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। आखिर रातों रात क्या हुआ कि पुतिन का दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल गया? पुतिन आखिर क्यों अचानक युद्ध रोकने की बात करने लगे हैं? आखिर पुतिन क्यों समझौते वाली मेज पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं? ये समझने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का 3 महीने पहले का बयान सुनना होगा। Very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. ट्रंप का ये बयान तब आया था जब अमेरिका में चुनावी बुखार अपने चरम पर था। ट्रंप ने साफ कहा था कि उनके लिए रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चुटकियों की बात है। उनके एक फोन कॉल से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। और जैसा ट्रंप ने कहा, उसका असर भी दिखना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप ने अमेरिका की कमान भी नहीं संभाली कि पुतिन समझौते की बात करने लगे। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров. А мы-то всегда к этому готовы. А результатом компромиссов, этих переговоров всегда является компромисс. पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर समझौता करने की बात कही। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि बातचीत के लिए उनकी कोई पूर्व शर्त नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की समेत किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार है। पुतिन ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से भी कहा कि संघर्ष पर चर्चा करने के लिए वो ट्रंप के साथ बातचीत के लिए कहीं भी कभी भी तैयार है। पुतिन का यह ऐलान दुनिया के लिए चौंकाने वाला था और पुतिन के इसी रुख से दुनिया को समझ में आने लगा है कि ट्रंप के सत्ता नशी होने के बाद क्या होने वाला है। एक तरफ पुतिन समझौते की बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की के साथ टेबल पर बैठने की बात कर रहे हैं, तो आपको ज़ेलेंस्की की इन तस्वीरों को देखना भी बेहद जरूरी है। ज़ेलेंस्की आए दिन दुनिया के किसी न किसी बड़े राजनेता से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे यूक्रेन युद्ध में मदद के नाम पर हथियार मांग रहे हैं। 19 दिसंबर को ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंच गए और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की, जहां पर यूरोपियन नेताओं ने दोहराया कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन की कोई बात नहीं होगी। The European Union stands united in its support to Ukraine to win a comprehensive, just and lasting peace. So, now is not the time to speculate about different scenarios. Now is the time to strengthen Ukraine for all scenarios. पुतिन को वॉर ऑफर मंजूर नहीं। 3 साल पहले शुरू हुआ रूस यूक्रेन का वॉर गेम पूरी तरह से बदल चुका है। पुतिन ज़ेलेंस्की से बात करना चाहते हैं, जंग को खत्म करना चाहते हैं, तो ज़ेलेंस्की वॉर के लिए हथियार और पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोपियन यूनियन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप को वॉर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। I think that President Trump is a strong man, and I want very much to have him on our side. For me, it's very important. I want to discuss with him more details about this war. I think it's very important because he was not in this war, because he was not the president. It's understandable. And I want to share with him more detail. ट्रंप की पीस डिप्लोमेसी नाटो का अड़ंगा। यूक्रेन युद्ध में शामिल हुए यूरोप के देशों को भी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा कि अब अटकलें लगाने का समय नहीं, अब सभी परिस्थितियों के लिए यूक्रेन को मजबूत करने का समय है। 20 जनवरी को ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का वादा करके व्हाइट हाउस लौटा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने संबंधों पर बात की। कई यूरोपीय देश चिंतित हैं कि ये यूक्रेन के लिए खराब सौदा हो सकता है। साफ है, अब तक रूस को हथियार दिखाकर धमकाने वाला यूरोप
बेहद डरा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे नाटो को भी पता है कि इस जंग में अमेरिका की मदद के बिना एक भी दिन टिकना बेहद मुश्किल है। वहीं एक्सपर्ट्स को आशंका है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। ये शंका इसलिए की जा रही है क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने नाटो के खिलाफ कई फैसले लिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटो सदस्य देशों को उनके मुंह पर धमकाया भी था। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसे संकेत दिए थे कि नाटो को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ऐसे में सहयोगी देश डर रहे हैं कि कहीं रूस के खिलाफ उनकी की गई मेहनत पर पानी न फिर जाए। लेकिन ट्रंप के लिए नाटो से अलग होना इतना भी आसान नहीं है। कानून रोकेगा ट्रंप का हाथ। बाइडेन को पता है कि ट्रंप के इरादे नाटो को लेकर ठीक नहीं है, इसीलिए 1 साल पहले ही अमेरिका ने कानून बनाया था कि जब तक अमेरिकी कांग्रेस मंजूरी नहीं देती तब तक अमेरिका नाटो का साथ नहीं छोड़ सकता। हालांकि ऐसी आशंका है कि ट्रंप ने पहले से ही इसकी काट खोज रखी है। ये एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया है। दरअसल 2023 में सीनेटर टिम कैन और मार्को रूबियो ने कानून बनाया जिसमें यह आवश्यक है कि नाटो से बाहर निकलने के लिए किसी भी राष्ट्रपति के फैसले को या तो 2/3 सीनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए या कांग्रेस के एक अधिनियम के माध्यम से अधिकृत होना चाहिए। सांसदों ने वित्तीय 2024 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के हिस्से के रूप में कानून पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए। लेकिन जो ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप के स्टाइल को जानते हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप विदेश नीति पर राष्ट्रपति के अधिकार का हवाला देते हुए कांग्रेस के नाटो सुरक्षा घेरे को दरकिनार करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप कांग्रेस के प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिले इस अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए यूरोप की टेंशन टाइट।